वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे 7 सितंबर 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ऋचा मैम की तबीयत थोड़ी ख़राब है, इस वजह से वो आज का सेशन कंडक्ट नहीं कर पा रही है, तो उनको थोड़ा आराम दे रहे हैं और आज का सेशन मैं आपका कंडक्ट कराने वाला हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले देख लेते हैं आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। ऑलराइट, सो क्वेश्चन आपका क्या था? हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन पैरालंपियन आर्चर टू विन अ गोल्ड मेडल एट द पैरालंपिक्स? तो क्या था इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर था सी, आपका हरविंदर सिंह। ऑलराइट, तो ये आपके वो आर्चर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। चलिए अब देखते हैं आपके 7 सितंबर के जो डे का सिग्निफिकेंस क्या है ना। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें इस तारीख को मनाई जाती हैं, देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें। तो सबसे पहले आपका 7 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। और इस बार का जो थीम है इसका है इन्वेस्ट इन हैशटैग क्लीन एयर नाउ। राइट, तो ये आपका थीम है। और ये कब मना स्टार्ट हुआ था ये पूरी चीजों को मनाना? ये आपका स्टार्ट हुआ था 26 नवंबर 2019 से, जब आपकी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक सेशन था और यहाँ पे ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था कि 7 सितंबर को एज इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई मनाया जाएगा हर साल। ठीक है, सो बेसिकली एयर पोल्यूशन और इन चीज़ों को, क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें स्टार्ट की यूनाइटेड नेशन ने। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 7 सितंबर को ब्राजीलियन इंडिपेंडेंस डे भी मनाया जाता है। जैसे भारत का 15 अगस्त है, आपका ब्राजील का 7 सितंबर है। ठीक है, तो इस दिन बेसिकली क्या हुआ था? 7 सितंबर 1822 में आपका जो ब्राजील देश है वो आज़ाद हुआ था फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ पोर्तुगल, ब्राजील एंड एल्गार्व्स। ऑलराइट, तो इस दिन ब्राजील आज़ाद हुआ था। देन कैपिटल ऑफ ब्राजील क्या है? ब्रासीलिया। ये कुछ अलग से जो स्टैटिक फैक्ट्स हैं आपको पता होना चाहिए। इसे हम बोलते हैं करंट न्यूज़ को स्टैटिक जीके के साथ जोड़ना। तो ब्राजील की कैपिटल इज ब्रासीलिया और उसका जो करेंसी है दिस इज रियाल, एंड आपका जो ब्राजील का फ्लैग है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, तो ये चीज है आपका ब्राजील के बारे में। नेक्स्ट है आपका 7 सितंबर को मनाया जाता है आपका परशुयान पर्व। ठीक है, तो ये जैन धर्म के लोग मनाते हैं। और इसमें देखिए, जो जैन धर्म के जो दो सेक्शन है, बेसिकली दो सेक्ट हैं, दिगंबर और श्वेतांबर कम्युनिटी। राइट, दिगंबर कौन होते हैं? जो वस्त्र धारण नहीं करते। श्वेतांबर मतलब जो सफेद कपड़े धारण करते हैं। ठीक, तो ये जो दोनों सेक्ट हैं, ये दोनों ही सेक्ट इस पर्व को मनाते हैं। और इस पर्व में पर्पस क्या है? इसको मनाने का पर्पस क्या है? बेसिकली अपने अंतरात्मा में झांकना कि चलो ठीक है, बाहर से मैं जैसा भी हूं, क्या मेरा जो इनर थॉट्स है, कॉन्शियंस है, वो साफ है कि नहीं। तो डीप इंट्रोस्पेक्शन का ये दिन है। तो इसमें कुछ 5 ड्यूटीज होती हैं जो कि हर पर्सन को करनी चाहिए। पहला होता है आपका संवत्सरी, मतलब लोगों को माफ कर दो, जो आपसे लड़ाई झगड़ा है उसको दूर कर दो, उनसे दोस्ती कर लो। देन आपका है आपका केशलोचन। ठीक है, इसमें अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करिए कि मुझे कहाँ सुधार की जरूरत है। फिर आपका आता है प्रतिक्रमण, मतलब जो भी आपने पास्ट में कोई गलतियां की हैं तो ऐसे लोगों से माफी मांगिए, फॉरगिवनेस की आशा करिए। देन आपका पेनेंस, मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ के प्रति आपकी जागरूकता और उसको पाने की पूरी कोशिश करना। देन सेल्फ क्रिटिसिज्म एंड अपॉलजी फॉर पास्ट मिस्टेक्स। बेसिकली आप में, आप जो हर चीज़ करते हो हमेशा सही नहीं हो सकता है ना, तो लोगों से ऐसी चीज़ों से बात करना कि भाई मेरे में और क्या सुधार हो सकता है। तो ये कुछ 5 ड्यूटीज़ हैं जो इसके तहत मनाई जाती हैं, जो सभी को इसको पाथ को, इस ड्यूटी को फॉलो करना चाहिए। राइट, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये जो जैन फिलॉसफी है ये बहुत पुरानी, जैसे बुद्धिस्ट फिलॉसफी आप लोग सुनते थे, जैन फिलॉसफीज है ना, ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनको आज के टाइम में भी उतने ही रेलिवेंट है जितने भी पुराने टाइम में थे। अगर आप कायदे से इनको फॉलो कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छे ह्यूमन बींग जरूर बनेंगे। ठीक है, चलो देन आपका है नेक्स्ट न्यूज है 10 डे ओनम फेस्टिविटीज स्टार्ट्स विथ अथम। तो बेसिकली ओनम फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है, तो उसके स्टार्ट आने से पहले कुछ 10 दिन पहले से ही हम एक जश्न वाला माहौल चालू हो जाता है, जिसमें बेसिकली क्या होता है, अथम है ना, अथम आपका सेलिब्रेट करते हैं, जो कि होता है बेसिकली बिगिनिंग ऑफ द 10 डेज ऑफ ओनम फेस्टिवल। ठीक है, ओनम से आने से पहले जो पहला आपका सेलिब्रेशन चालू होता है उस दिन को हम बोलते हैं अथम। अब देखिए,
ये क्यों मनाया जाता है? बेसिकली एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। पुराने टाइम में जब अच्छी पैदावार होती थी, अच्छा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता था, आपके क्रॉप आउटपुट आते थे, तो लोग इसको हंसी खुशी एकदम कटाई छटाई के लिए इसको मनाया जाता था, एकदम हंसी खुशी डांस होता था, बहुत बढ़िया माहौल रहता था। उसी को धीरे 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 आगे जब चीज़ें बढ़ी तो थोड़ा सा और मॉडर्नाइज हुआ, राइट। सो ये आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है, और ये मनाया जाता है आपके बिगिनिंग ऑफ द चिंगम मंथ, ठीक। और ये चिंगम मंथ किस कैलेंडर के हिसाब से? ये है आपका बेसिकली मलयालम कैलेंडर के हिसाब से, ठीक है। जैसे अपना ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है, वैसे ही जो मलयालम कैलेंडर जिसे हम बोलते हैं पोला वर्षम, उसकी जो चिंगम महीने की स्टार्टिंग में ही आपका सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और ये आपका 4 से 10 दिन तक लास्ट करता है, और जिसका पहला दिन बहुत इंपॉर्टेंट जिसे हम बोलते हैं अथम, और जो 10वां दिन जिसे हम बोलते हैं थिरु ओनम, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं इस पूरे फेस्टिवल्स के। कुछ चीज़ें और जो समझ लेते हैं हम ओनम के बारे में। पहली चीज़ है, देखिए जो 4th डे होता है ओनम फेस्टिवल का, इस टाइम कुछ लोग क्या होता है अपने पूरे शरीर को टाइगर की तरह पेंट कर लेते हैं पीले कलर में, और उसमें स्ट्राइप्स रहती हैं, जिसे हम बोलते हैं पुल्ली कल्ली, टाइगर डांस। ऑलराइट, ये वहाँ का एक लोकल फोक आर्ट है जो सेलिब्रेट होता है केरला में। देन यहाँ पे आपका एक और फेस्टिवल होता है जिसे हम बोलते हैं वल्लम कली, जो कि स्नेक बोट रेस होती है। ये भी मैं आपको फोटोज दिखाऊंगा ना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देन आपका होता है काईकोटी कली एंड थुम्बी थुलाल, ये 2 बहुत ही प्यारे डांस होते हैं जो औरतें इसको करती हैं। थोड़ा सा फोटोज देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपने डेफिनेटली देखा भी होगा, राइट। तो इस टाइप के देखिए डांसेस होते हैं। ये होता है पुल्ली कली, ये टाइगर डांस बोला जाता है, और ये होता है आपका स्नेक बोट रेस, ठीक है। तो क्या होती है, इसमें लोग अपने अपने नाव तैयार करते हैं और एक दूसरे से रेस लगाते हैं। नाव का शेप थोड़ा स्नेक के फॉर्म में रहता है ना। तो ये चीज़ है, काफ़ी एंजॉयमेंट के साथ लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ऐसे ही हार्वेस्ट फेस्टिवल को असम में क्या बोला जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका जो न्यूज़ था, टेनिस लेजेंड, एक ओबिचुअरी बेसिकली, टेनिस लेजेंड लुइस अयाला ही पास्ड अवे एट 91। ऑलराइट, तो ये 2 फ्रेंच ओपन फाइनल्स खेल चुके हैं, ये मतलब जो इनकी करियर अकॉम्प्लिशमेंट है ना। और ये अभी तक टोटल जो सिंगल टाइटल्स है 46 सिंगल टाइटल्स अपने पूरे जीवन भर में जीते हुए हैं। ही वॉज द फाइनलिस्ट एट रोलैंड गैरोस इन 1958 एंड 1960। फ्रेंच ओपन को ही आप रोलैंड गैरोस भी बोलते हैं। तो 2 जो फ्रेंच ओपन के फाइनल्स थे 1958 में और 1960 में इन्होंने प्ले किया था। ही इज द प्लेयर, ऑलराइट। चलो, नेक्स्ट है आपका सोमनाथ रिलीजेस कॉफी टेबल बुक ऑन इसरो बॉट आउट बाय हिंदू। देखिए, जैसे अभी हमने देखा पिछले कुछ टाइम से एग्जाम्स में आपकी जो बुक्स के ऊपर बहुत फोकस रहता है, और स्पेशली जो करंट रिसेंटली रिलीज होती हैं और जिसमें बहुत प्रोमिनेंट पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, उनके ऊपर काफ़ी सवाल पूछा जाता है, राइट। तो ये आपकी कुछ बुक रिलीजेस हैं। तो जो आपके इसरो के चेयरमैन हैं एस सोमनाथ, है ना, ही इज द पर्सन। तो इन्होंने एक कॉफी टेबल बुक रिलीज की है, जो कि जिसके पब्लिशर हैं आपके द हिंदू ग्रुप, इन्होंने पब्लिश की है। इस बुक का नाम है इसरो एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर्स टू द मून, द सन एंड बियॉन्ड। बिकॉज रिसेंटली इसरो की कुछ अकॉम्प्लिशमेंट थी, आपको पता थी, हमने मून पे चंद्रयान 3 बहुत सक्सेसफुली लैंड किया। सन के लिए भी इसरो का एक इंपॉर्टेंट मिशन है जिसका नाम है आदित्य L1, राइट। देखिए, आदित्य जो नाम है ना, सूर्य का ही दूसरा नाम है, ठीक है। तो और आगे इसके भी बियॉन्ड, जैसे हम आने वाले टाइम में प्लान कर रहे हैं, जैसे गगनयान मिशन, है ना, क्या पता आने वाले टाइम सैटर्न जुपिटर इधर भी हम पहुंचे, राइट। तो इसलिए बुलाया जा रहा है इसरो टू द मून, द सन एंड बियॉन्ड। तो इस बुक को रिलीज किया है। कॉफी टेबल बुक्स क्या होती है? बेसिकली बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं जिसमें ना बहुत हाई क्वालिटी इमेजेस और इस टाइप की डिजाइन बनी होती है, ताकि लोग कॉफी पीते हुए एंजॉय कर सकें, राइट। और ये जो बुक है इसको क्यूरेट की है बेसिकली प्रूफ स्टडी, सारी चीज़ें TS सुब्रमण्यम ने। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपकी एक और बुक रिलीज हुई है। तो तमिलनाडु के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है अनबिल महेश पोयामोजी, इन्होंने बुक रिलीज की है जिसका नाम है द हार्ट एंड आर्ट ऑफ टीचिंग। आपको पता है रिसेंटली 5 सितंबर को टीचर्स डे था, ठीक है। तो ये बुक उसी के रिगार्डिंग है, कैसे अच्छे से पढ़ाया जा सके हमारे स्कूल एजुकेशन में, कैसे टीचर्स अपना महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, राइट। तो इसके ऑथर जो थे ये P पुरुषोत्तम थे, जो कि फाउंडर है आपके एवरविन ग्रुप ऑफ स्कूल्स के, ठीक है, जो कि चेन्नई में लोकेटेड है। ये बुक का नाम याद रखिएगा, है ना, और किसने रिलीज किया।
नेक्स्ट वी हैव डिस्कवर अ न्यू एरा इन एनर्जी, एक और बुक है बेसिकली, बुक लॉन्च, जिसका नाम था अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड। ब्लैक गोल्ड किसको बोलते थे? पेट्रोलियम, है ना, पेट्रोलियम या कोल, आप कोल को तो हम डायमंड बोलते हैं, राइट, ब्लैक गोल्ड हम पेट्रोलियम को बोलते हैं। और जो व्हाइट गोल्ड है ये किसके पर्सपेक्टिव में दिया गया है बेसिकली? देखिए जो ब्लैक गोल्ड है वो बेसिकली बोला गया है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है, उससे एनर्जी प्रोडक्शन, जैसे पेट्रोलियम हो गया। व्हाइट गोल्ड हम बोल रहे हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ये बुक जो है बेसिकली ये आपकी किसने रिलीज की है? एक एनर्जी एक्सपर्ट है मिस्टर कुलदीप गुप्ता, ठीक है। तो फ्रॉम ऑयल टू लिथियम नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी, राइट। तो ये बुक है बेसिकली आपकी, जिनके आपके जो राइटर हैं वो उनकी बुक है कुलदीप गुप्ता की। और इस बुक में बेसिकली एक करण नाम के एक शख्स की जर्नी को दिखाया गया जो कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काम करता था, और उसको रियलाइज हुआ कि ये जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री ये बहुत पोल्यूटिंग है और हमें कुछ नए सोर्सेस ऑफ एनर्जी की तरफ जाना चाहिए। तो वो रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करने की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो बेसिकली लिथियम की बात कर रहा है ना। आज के टाइम में जितनी भी ई व्हीकल्स हैं, मोबाइल्स हैं, ये सब लिथियम आयन बैटरी के ऊपर चलती हैं, विच आर बेसिकली दे आर प्रोड्यूसिंग एनर्जी बट दे आर लेस पोल्यूटिंग। क्लियर? तो ये नाम याद रखिएगा, बुक का नाम किसका है। चलिए नेक्स्ट है आपका मिशेल बार्नियर इज न्यू फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर। तो रिसेंटली जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन ने, इन्होंने मिशेल बार्नियर को अपॉइंट किया एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ही इज मिशेल बार्नियर, इफ यू कैन प्रोनाउंस माइकल बार्नियर और मिशेल बार्नियर, है ना। तो ये चीज़ है। तो इनके पहले जो प्राइम मिनिस्टर उनका नाम क्या था? गैब्रियल अटल, राइट। और जो कि कंटिन्यू किए थे टू सर्व इवन एज द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर पोस्ट द इलेक्शन। तो जब तक कोई केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर किसे बोलते हैं? जब तक नया कोई प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होकर अपॉइंट होकर नहीं आया था तब तक यही संभालते हैं, ही इज द केयर टेकर। तो गैब्रियल अटल थे, अब इनके बाद मिशेल बार्नियर को बनाया गया है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट फ्रांस के बारे में, फ्रांस की कैपिटल है आपकी पेरिस, यहाँ की करेंसी चलती है यूरो, एंड दिस इज द फ्लैग ब्लू व्हाइट एंड रेड स्ट्राइप। मैप में एक बार देख लेते हैं। तो दिस इज फ्रांस, है ना। यहाँ पे आपके जो भी इंपॉर्टेंट शहर हैं, जैसे पेरिस है, पेरिस आपकी बसी है कौन सी नदी पे? यहाँ पे मेंशन्ड है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, पेरिस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ शॉन रिवर, ऑलराइट, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है यहाँ की। क्लियर? और इसके ऊपर देखिए यहाँ पे एक पतली वाटर बॉडी जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश चैनल, अभी इससे रिलेटेड भी न्यूज़ अभी आगे हम देखेंगे। और फिर आपका यहाँ पे आता है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, जो कि फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच में इंग्लिश चैनल सिचुएटेड है, राइट। तो ये कुछ फैक्ट्स, आपको स्टैटिक चीज़ें भी ध्यान रखनी है। चलिए, आप में से कितने लोग यूरोप वगैरह घूमे, कमेंट सेक्शन में बताइए। देखो जब घूम के आया होगा उसे इस पढ़ाई वढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं, पैसे बहुत है ना, बिजनेस वगैरह करो। बट जो नहीं घूमे उनको घूमना है तो देखिए मन से मेहनत करनी होगी और अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, तभी पैसे आएंगे, तभी सेलेक्ट होंगे, अच्छे अफसर बनेंगे और बाहर घूम के आएंगे, राइट। आप में से कितने लोग चाहते हैं अपनी फैमिली को भी बाहर घुमाना, है ना। बहुतों के सपने होंगे और वो सपने ज़रूर पूरे होंगे, बस कड़ी मेहनत चाहिए, ठीक है। ज़्यादा सीरियस नहीं करना है, मज़े में पढ़ाई करनी है। कभी भी स्टडी में ना बहुत ओवर सीरियस होकर आप करोगे ना, प्रेशर बनेगा। एंजॉय करते हुए पढ़ो कि हाँ मैं ये चीज़ पढ़ रहा हूँ, इससे मेरे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है और मुझे फाइनल सिलेक्शन करना है। प्रोसेस यही है, ओवर बर्डन नहीं करना है अपने आप को इन्फॉर्मेशन से, ठीक। इस वजह से हम बहुत सारी चीज़ें इसमें हाईलाइट कर देते कि इतनी चीज़ें याद रखो कि एमसीक्यू सॉल्व हो जाए, ठीक है। चलिए, एक नई स्पाइडर स्पीशीज मिली है डिस्कवर्ड इन तमिलनाडु पलनी हिल्स। सर आप बोलोगे बच्चे की सर ऐसे तो स्पीशीज मिलती ही रहती, क्या क्या याद करें, है ना। देखो वैसे तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आती हैं, है ना, कुछ बहुत ऐसी स्पीशीज़ जो मिल गई है जो मतलब बहुत टाइम से नहीं थी, या काफ़ी फेमस चीज़ें, या जो बहुत ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इस टाइप की जो स्पीशीज़ है उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। देखो दीज टाइप्स ऑफ न्यूज़ है ना, ये जो न्यूज़ है थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस रेलिवेंट है। तो आपको जब आप पढ़ते हो तो क्या कर सकते हो, कुछ न्यूज़ को 3 स्टार मार्क कर लिया करो, राइट। अब जैसे जो इंपॉर्टेंट बुक रिलीज है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो दीज आर 3 स्टार न्यूज़। कुछ नई स्पीशी आ गई तो उसको आप 2 स्टार कर लो, है ना। कोई बहुत ज़्यादा जैसे कोई गवर्नमेंट ने मान के चलो कुछ पैसे दिए हैं कि स्कीम के लिए इतने 1000 करोड़ की, और वो स्कीम कोई खास इंपॉर्टेंट है तो उसको 1 स्टार कर लो। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस 3 स्टार पे, देन 2 स्टार, देन टाइम मिले तो 1 स्टार भी कर लो। तो बेसिकली नई जो स्पीशी मिली इसका नाम है आपका, इसे जंपिंग स्पाइडर होता है ये, कैरोटस पाइपरस,
ऑलराइट, और ये पलनी हिल्स तमिलनाडु में पाया गया है, राइट। तो ये शो करता है कि इस एरिया की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रिच है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, पलनी हिल्स। तो ये वो स्पाइडर है, इसको देख के कुछ फायदा है नहीं, इंपॉर्टेंट है पलनी हिल्स। तो देखो ये आपका केरला है ना, और ये आपका तमिलनाडु। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो बॉर्डर पे, ये जो हिल्स हैं ये हैं पलनी हिल्स, राइट। और इसी के ऊपर अगर आप देखोगे कि यहाँ पे ना गैप बना हुआ है जो कि केरला और तमिलनाडु के बीच है, वेस्टर्न घाट्स के अराउंड, जिसे हम बोलते हैं पल घाट। ये याद रखिएगा, इट इज अ माउंटेन पासेस। माउंटेन पासेस केवल हिमालयाज में ही नहीं है, वेस्टर्न घाट्स में भी है, राइट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव केरला आंध्र प्रदेश टॉप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्मर्स रैंकिंग। देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या होता है, मैं एक मान के चलो मैं एक पर्सन हूं, मुझे एक फैक्ट्री खोलनी है किसी स्टेट में। दो ऑप्शन है मेरे पास। एक स्टेट है जो कि पोर्ट के पास काफी करीब है, समंदर से लगा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं यहाँ कोई चीज प्रोड्यूस करूंगा तो मैं इजिली एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक। बट यहाँ पे मुझे जमीन लेने के लिए ही कम से कम नहीं तो 2 साल लग जा रहे हैं। पहले इस डिपार्टमेंट से बेनिफिट अप्रूवल लो, फिर दूसरे डिपार्टमेंट से अप्रूवल लो, है ना, करते करते मुझे 2 साल लग गए जमीन लेने में। देन अदर परमिशन भी है, इंस्पेक्टर से सर्वे कराओ, रिव्यू कराओ, परमिशन मिले तब। एक दूसरा स्टेट है वो बोलता है आप एक ही जगह आइए, मेरा एक सिंगल ऑफिस है, यहाँ पे आइए, सारे डॉक्यूमेंट्स दीजिए, आपको एक साथ सारे अप्रूवल। तो मुझे आसानी कहाँ पे होगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मेरे लिए क्या होगा, वो स्टेट जहां पे मैं एक सिंगल ऑफिस में अपने डॉक्यूमेंट्स दिया और वो बोला दिस 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 अप्रूवल ग्रांटेड, चालू करो, राइट। तो ऐसे में आपका केरला इज द टॉप स्टेट जहां पे जिसको मिला है परफॉर्मर फॉर दिस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्मर्स, है ना। देन आपका आंध्र प्रदेश है, देन वी हैव गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा एंड उत्तर प्रदेश। आप एक चीज याद रखिएगा, जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं उसमें टॉप पे हमेशा आता है गुजरात, महाराष्ट्र, है ना, सम पार्ट्स ऑफ आंध्र, कर्नाटका। ये जो कुछ स्टेट्स हैं दीज आर द टॉप मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स, यहाँ पे इजीली अप्रूवल्स वगैरह मिल जाते हैं, राइट। ये चीज़ है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है केरला ने टॉप किया इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्मर, देन सेकंड इज आंध्र। नेक्स्ट न्यूज इज व्हाई सैटर्न्स मैजेस्टिक रिंग्स विल ब्रीफली डिसअपीयर इन मार्च 2025। तो देखो बहुत ही मतलब एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है ना। तो बेसिकली क्या है, जैसे आप देख रहे हो सैटर्न है ना, तो ये एक ऐसे एक्सिस पे टिल्टेड है, जैसे आपको पता है अर्थ है अपना 23.5 डिग्री, अर्थ आपका ऐसे टिल्टेड है ना, वैसे ही सैटर्न भी ऐसे ही अपने एक्सिस पे टिल्टेड है जो कि है लगभग 26.73 डिग्रीज। और सैटर्न को, जैसे अर्थ को सन का एक ऑर्बिट करने में 365 डेज लगते हैं, सैटर्न को वो चीज कंप्लीट करने में अर्थ के हिसाब से 30 साल लगते हैं, 29.4 लगभग 30 साल, 30 अर्थ ईयर्स के बराबर टाइम लगता है सैटर्न को सन के अराउंड पूरा ऑर्बिट करने में, ऑलराइट। तो मतलब इसका लगभग 15 साल हाफ ऑर्बिट में निकल जाता है। अब देखिए होता क्या है, जो सैटर्न की रिंग्स है ना वो भी थोड़ी सी टिल्टेड है, ऑलराइट। और ये डिसअपियर क्यों हो रही है, बिकॉज ये जो रिंग्स हैं दीज आर ऑल्सो टिल्टेड एट सेम एंगल, और जैसे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, दे अपीयर टू चेंज देयर ओरिएंटेशन व्हेन व्यूड फ्रॉम अर्थ। मतलब सैटर्न जो है वो अपने एक्सिस पे टिल्टेड है, उसकी रिंग्स भी ऐसी ही टिल्टेड है, देख रहे हो जो रिंग्स है ना वो भी ऐसे बनी हुई है। तो जब ये सन के अराउंड मूव करता है तो एक ऐसी पोजीशन आती है जहां पे ये जो रिंग्स होती है ना वो अर्थ के साथ अलाइन हो जाती हैं, और हर 15 साल में सैटर्न अर्थ के साथ ऐसे अलाइन होता है कि जो उसकी रिंग्स होती है ना वो वैसे भी बहुत पतली होती है, लगभग 10 मीटर का उसका थिकनेस होता है अराउंड, कितना है ना, 10 ऑफ मीटर, मतलब 10 के मल्टीपल्स में इसका थिकनेस रहता है। तो एक ऐसी पोजीशन आती है जहां पे ना ये जो रिंग्स हैं लाइट को रिफ्लेक्ट करना बंद कर देती हैं, ठीक है। तो एट दिस पॉइंट दे रिफ्लेक्ट वेरी लिटिल लाइट, आपको कोई भी चीज विजिबल है बिकॉज उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके आंखों पे पड़ रही है, इसी वजह से आप उसको देख पा रहे हो। सो जब सैटर्न सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब उसकी जो रिंग्स हैं वो बहुत कम लाइट से रिफ्लेक्ट करती, इस वजह से अर्थ से अगर आप देखोगे तो सैटर्न की रिंग्स जो हैं वो विजिबल नहीं होती, और मार्च 2025 में ये इवेंट होगा, ठीक। और ये जो ऐसा पुराने एक इवेंट कब हुआ था,
2009 में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये चीज आपसे नहीं पूछेगा कि सैटर्न की रिंग क्यों विजिबल नहीं है या क्यों नहीं दिख रही है। आपसे ये जरूर पूछ सकता है कि सैटर्न के टोटल कितने मून्स हैं। ये मैंने आपसे पहले भी कई बार पूछा है। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर जुपिटर के सबसे ज्यादा मून्स है ना, बट आप लोग मुझे बताएंगे सैटर्न के टोटल नंबर ऑफ मून्स कितने हैं और किस प्लैनेट के पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा मून्स है। ऑलराइट, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। चलिए, नेक्स्ट वी हैव ऑयल रिच यूए कंप्लीट्स अरब वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, अब अरब, है ना, अरब देश में मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी अपना पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू कर लिया, जिसका नाम है बराका न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट, जो कि स्टेट ओन्ड है ना। एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन ने इसे बनाया है और ये कहाँ सिचुएटेड, ये है आपका अल धाफरा में लोकेटेड है। बेसिकली ये स्टेप है टुवर्ड्स अचीविंग कंट्रीज गोल ऑफ covering half of its electricity needs with renewable energy by 2050। बेसिकली रिन्यूएबल सोर्स की तरफ बढ़ावा देने के लिए ये इनका कदम है। अब ये देखिए कितनी रियलिटी हमें नहीं पता, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है एनर्जी डेवलपमेंट के लिए या कुछ अदर चीज बन रही है फॉर सम अदर पर्पस, है ना। आप समझ सकते हो, इतने होशियार हो, तो वी डोंट नो, बट हम मानते हैं कि चलो ठीक है, अच्छी चीज है। बट इतनी ही अच्छी होती तो इंडिया बहुत पहले इसके बहुत सारी चीज़ें कर दिया होता। 4-5 नहीं होते हमारे यहाँ, फिर हमारे यहाँ 100 से 200 न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं। एनीवेज, मूविंग अहेड, सुरेश प्रभु नॉमिनेटेड टू वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम बोर्ड WAF। इसके फोरम में हमारे जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे आपके मिस्टर सुरेश प्रभु, इनको नॉमिनेट किया गया है और इसकी WAF बोर्ड की जो प्रेसिडेंट है, जो चेयरपर्सन है, दैट इज रूडी रैबिंज। ऑलराइट, तो जो सुरेश प्रभु जी हैं, ये हैं, ही इज द पर्सन, इनकी काफ़ी अच्छी नॉलेज है ना। एक्सपर्टीज़ की वजह से इनको, एग्रीकल्चर सेक्टर में इनकी एक्सपर्टीज़ की वजह से इनको इस फोरम में इंक्लूड किया गया है। ऑलराइट, सो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर इनोवेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी देश को अगर बढ़ना है, स्पेशली इंडिया जैसे देश को जो कि एक एग्रेरियन इकोनॉमी है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ है, फैक्चुअल न्यूज़ है, आपको बस इसको देखना है इस और इसके फैक्ट्स याद करना है। तो देखिए, एक रेसलर है हमारी ज्योति बेरवाल, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है किसमें, अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में। ऑलराइट, तो 76 kg फ्री स्टाइल में ज्योति बेरवाल ने गोल्ड मेडल जीता है और ये कहाँ पे हो रहा है, ये अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये आपका स्पेन में हो रहा है। ठीक है, इनके अलावा 2 अदर जो हमारे रेसलर्स हैं उन्होंने भी जीता है, जो आपके कोमल ने 59 kg में और सृष्टि ने 68 kg में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, है ना। तो आप इनका नाम तो एटलीस्ट याद रखिएगा, ज्योति बेरवाल अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप, स्पेन, गोल्ड मेडल। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, शी इज द गर्ल, इन्होंने जीता है। चलो, नेक्स्ट है आपका एक और न्यूज है, शरद कमल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस टेनिस प्लेयर, टेबल टेनिस प्लेयर है। ठीक है, इनको अनाउंस किया गया है, इज द फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर टू द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के। ठीक है, ITTF के ये एम्बेसडर बनाए गए हैं। वेरी गुड टेनिस प्लेयर, है ना, और टेबल टेनिस प्लेयर। इनके आप मैचेस देखिए, वेरी बहुत अच्छे शॉट्स हैं इनके, टॉप स्पिन इनकी बहुत अच्छी मानी जाती है। तो जो भी लोग आप में से टेबल टेनिस के शौकीन हैं, आप खेलते हो, आप इनके ज़रा वीडियो ज़रूर देखिएगा, वेरी गुड प्लेयर। ठीक है, तो इनको ITTF का एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट वी हैव ताहिर जमान, he has been appointed as the head coach of पाकिस्तान हॉकी टीम। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है, बट देख लेना, है ना, नाम याद करना, बस क्वेश्चन मुझे नहीं लगता इससे पूछेगा, बट स्टिल रिस्क नहीं लेना है, नाम पता हो। ठीक है, ये पहले ओलंपियन भी थे, इन्होंने ओलंपिक गेम भी खेले और इन्होंने रिप्लेस किया है रोलेंट ऑल्टमन्स को। चलिए, नेक्स्ट वी हैव महित संधू, इन्होंने 50 मीटर राइफल में गोल्ड जीता है, किस चैंपियनशिप में, वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। और एक और पर्सन है अभिनव देशवाल, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है मेन 25 मीटर पिस्टल में। ठीक है, और ये कहाँ हो रहा है, वर्ल्ड डेफ चैंपियनशिप, जो कि आपका जर्मनी में हो रहा है। अंडर 20 कहाँ हो रहा था, अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप स्पेन में, और वर्ल्ड डेफ चैंपियनशिप आपका जर्मनी में हो रहा है। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको मिला है गोल्ड मेडल। चलिए,
नेक्स्ट वी हैव नीरज चोपड़ा क्वालिफाइज फॉर डायमंड लीग फाइनल, है ना। तो ये टॉप 6 में आ गए थे तो वापस अगेन क्वालिफाई कर लिया। आपको पता है रिसेंटली नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला था पेरिस ओलंपिक में, ऑलराइट। तो ये चीज़ है, इसका जो डायमंड लीग का फाइनल होगा ये आपका 13 और 14 सितंबर के अराउंड होगा, ठीक। ही इज नीरज चोपड़ा, हमारा जो जेवलिन स्पोर्ट है उसके स्टार परफॉर्मर। चलिए नेक्स्ट न्यूज है अगेन स्पोर्ट्स रिलेटेड। प्रवीण कुमार क्लिंचेस इंडिया 6th गोल्ड मेडल एट पेरिस पैरालंपिक मेन हाई जंप T64। सो मेन के हाई जंप में इवेंट में एट पेरिस पैरालंपिक प्रवीण कुमार जी ने गोल्ड मेडल जीता और इससे इंडिया के टोटल गोल्ड हो गए 6, ठीक है, 6 गोल्ड मेडल्स। एक टैली आ जाएगा, फाइनल टैली, तो वो भी हम आपसे शेयर कर देंगे। चलो, ये जो जब भी इवेंट्स होते हैं ना, इसके एंड में ध्यान रखना, एक टेबल आ जाता है कि इंडिया ने इतने गोल्ड जीते, इतने सिल्वर, इतने ब्रॉन्ज और टोटल मेडल ये है, और उस इवेंट में टॉप परफॉर्मर कौन सा देश था वो भी ध्यान रखना, ठीक है। जैसे आपका इस बार का जो पेरिस ओलंपिक्स हुआ था उसका आप ये जरूर याद करिएगा, उससे सवाल पूछा जा सकता है, डेफिनेटली आएगा, मान के चलो। तो नेक्स्ट न्यूज थी आपकी फॉर्मर रेसलर विनेश फोगाट, जिनके साथ देखो एक ट्रेजेडी हुई है ओलंपिक्स में। हम सभी लोगों ने उनका सपोर्ट किया, बट उन्हीं को कॉल टान सकता है ना। तो ये रिजाइन कर दी है इंडियन रेलवे से। इनको इंडियन रेलवेज में ये नौकरी भी करती थी, इन्होंने इतने सारे मेडल जीते तो सरकार ने इनको इंडियन रेलवेज में नौकरी दी थी, तो इन्होंने अब छोड़ दिए है और ये कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है, ठीक है। अब चुनाव भी लड़ेंगे। आपको पता है भी रिसेंटली हरियाणा में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, तो ये कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार भी हैं, ऑलराइट, ध्यान रखिएगा। एंड इनके जो हस्बैंड है ये अगेन एक बहुत अच्छे रेसलर हैं, इनका नाम है बजरंग पुनिया, ठीक। फोटो भी देख सकते हैं, बजरंग पुनिया, राहुल गांधी एंड विनेश फोगाट। चलिए नेक्स्ट वी हैव सीनियर IAS ऑफिसर मनीष कुमार गुप्ता हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सो ही इज द पर्सन, ये हैं आपके जो अरुणाचल के नए चीफ सेक्रेटरी हैं, नाम याद रखिएगा, ठीक है। और ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं? मिस्टर धर्मेंद्र को, राइट, जिनका ट्रांसफर कहाँ हो गया? दिल्ली में। इनका नाम याद रखिएगा, मनीष कुमार, अरुणाचल में चीफ सेक्रेटरी है। नेक्स्ट एक न्यूज है, कोटक जनरल इंश्योरेंस को रीब्रांड कर दिया गया है ज्यूरिक कोटक जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। तो क्या हुआ है बेसिकली, जो ज्यूरिक इंश्योरेंस ग्रुप है इसने कोटक जनरल इंश्योरेंस के लगभग 70% स्टेक जो है वो खरीद लिए हैं, तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, तो इन्होंने बोला कि नाम भी बदलो, अब हो जाएगा कोटक जनरल इंश्योरेंस की जगह कोटक ज्यूरिक कोटक जनरल इंश्योरेंस, अपना नाम आगे रख दिया इन्होंने। तो सिंपल सी बात है भाई, 70% स्टेक आपने खरीद लिया है। तो नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज ये आप याद रखिएगा, ठीक है। सावराज बिकेम द 5th PVTG। मैं आपको कई बार पढ़ाया भी, हम जब आपके प्लेसेस इन यूज करते हैं तो मैं इस वाले टर्म को कई बार यूज करता हूँ, PVTGs। तो ये 5th PVTGs बन गए जिनको हैबिटेट राइट में स्टेट में मिल गई है। तो बेसिकली ये जो सावरा ये बेसिकली ट्राइबल ग्रुप है ना। तो इनको देखो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसके तहत जितने भी ट्राइबल्स होते हैं, ट्राइबल्स आपके मोस्टली क्या होते हैं, फॉरेस्ट एरिया में बसते हैं, ड्वेल करते हैं, ठीक है। तो उनके बहुत सारे राइट्स हैं कि वो कुछ एरिया में वो रह सकते हैं, क्या वो वहाँ पे उगा सकते हैं, क्या वो फ्रूट्स बिन सकते हैं, कहाँ पे वो कटिंग कर सकते हैं, वो पूरा ये जो एक्ट है उसको मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ के ट्राइबल ग्रुप्स हैं? ये उड़ीसा में पाए जाते हैं, एंड उड़ीसा इकलौता स्टेट बन गया है पूरे कंट्री का जो कि हाईएस्ट नंबर ऑफ PVTGs ट्राइबल ग्रुप को ऐसे राइट्स प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो अगर हम ट्राइबल स्टेट की बात करें तो इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, स्पेशली अगर मैं यहां बनाऊं, तो अगर आप ये देख रहे हो, अगर मैं ईस्टर्न पार्ट की बात करूं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, है ना, झारखंड, राइट, पार्ट्स ऑफ आंध्रा, ये आपका यहाँ पे ट्राइबल डोमिनेटेड जो बेल्ट है वो है आपका, ठीक है। देन सम पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स में भी बहुत सारे आपके ट्राइबल्स रहते हैं। देन सम पार्ट्स ऑफ लद्दाख, ठीक, सम पार्ट्स ऑफ आपके सिक्किम एंड अरुणाचल, बट मेजोरिटी जो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे होते हैं। तो जो सावरा ट्राइब है वो उड़ीसा में, ठीक है। और ये उड़ीसा की एंशिएंट ट्राइब है और ये इतनी फेमस है, इनका मेंशन रामायण और महाभारत में भी हो चुका है, सावरा ट्राइब। देखिए रामायण में जब हनुमान जी वानर सेना इकट्ठा कर रहे थे, ठीक है, तो एक दंडकरण्य रीजन है जो कि आज के टाइम का अगर मैं बोलूँ, ये MP, छत्तीसगढ़ और ये सम पार्ट्स ऑफ आंध्रा, वहाँ का जो रीजन है, वहाँ के जो जंगल है वहाँ के थे,
ठीक है, सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। तो वहाँ से सारी सेना भी इकट्ठा हुई थी, राम जी भी वहाँ से गए थे, और बताया जाता है कि शायद जो 14 साल का वनवास है उनको उसी एरिया में वो थे, प्रेजेंट थे। ठीक है, आई डोंट नो कि एग्जैक्टली वही एरिया है कि नहीं, बट बताया जाता है दंडकारण्य रीजन है। ठीक है, और आज के टाइम पे छत्तीसगढ़ में वो एरिया पाया जाता है। ठीक, तो देखिए उड़ीसा के साथ साथ ये अदर स्टेट से भी पाए जाते हैं, जैसे देखिए आंध्रा, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ असम में। ऑलराइट, तो ये कुछ इनके बारे में फैक्ट्स हैं, है ना। तो इनकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो सोरा है। एक मुंडा लैंग्वेज है, देखिए मुंडा एथनिक ग्रुप भी होते हैं, है ना, अलग अलग सब ट्राइब्स भी होते हैं, तो ये मुंडा ट्राइब की लैंग्वेज है, राइट। और इनकी खुद की स्क्रिप्ट है, और इनकी जो रेशियल एफिनिटी है, मतलब जो देखने में कैसे लगते हैं, ये आप देख सकते हैं ये। तो जो इंडिया के जो मेजर रेशियल ग्रुप्स हैं, है ना, उसमें ये प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड के ज़्यादा समानता इनकी मिलती है। जो आपके जो ट्राइबल एरियाज हैं, स्पेशली एमपी, छत्तीसगढ़, है ना, उड़ीसा, यहाँ पे मोस्टली आपके प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड मिलते हैं। एक बार मैं आपको थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ, अभी वैसे आप खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखो इस एरिया में नॉर्थ ईस्ट में आपके मोंगोलॉइड्स पाए जाते हैं, है ना। फिर आपका, जस्ट अ मिनट, मोंगोलॉइड्स पाए जाते हैं। फिर आपके एक होते हैं आर्यंस, है ना, राइट। यहाँ पे ईस्टर्न में प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड पाए जाते हैं। ठीक है, सदर्न इंडिया में यहाँ पे आपके द्रविडियन रेस है वो पाई जाती है। तो ऐसे कुछ बहुत सारे रेशियल ग्रुप्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड है, इनके आर्ट्स और ट्रेडिशन है अलग अलग आर्ट के, जैसे इनकी टैटू, है ना, ये आप देख रहे हो इसके चेहरे पे यहाँ पे बहुत सारे टैटूज है। तो इस टाइप के कुछ यूनिक आर्ट फॉर्म्स हैं जो ये डेवलप करते हैं। इनकी जो रिलीजन है, देखिए मल्टीपल गॉड्स और स्पिरिट्स को, आपको पता है जो ट्राइबल्स होते हैं वो नेचर वर्शिप करते हैं, है ना, स्पिरिट्स को भी वर्शिप करते हैं। तो इनका ये पूरा रहता है। जो इनके इकोनॉमिक क्लासेस है, इनका भी डिवीजन है। ये जो सुधा सौरा होते हैं जो प्लेन एरिया में रहते हैं, ये वेट कल्टीवेशन पे डिपेंड करते हैं, चावल उगाना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और ये लकड़ी वगैरह बेच के अपनी जीविका चलाते हैं। देन एक होते हैं लंजिया सौरा, जो कि हिल पे पाए जाते हैं, जो पहाड़ों के ऊंचाइयों पे पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन और ये सारी चीज़ें करते हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, जो सावरा ट्राइब है, सावरा ट्राइब है, ये उड़ीसा में पाई जाती है ना। पीवीटीजीज है, इनको राइट टू हैबिटेट मिल गया है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर, बाकी आप यहां से एक बार रीड भी कर लीजिएगा। मूविंग ऑन, हाँ, अब जैसे हिमाचल में आपको बताया था, अभी रिसेंटली हरियाणा में इलेक्शन होने वाले हैं ना। तो अभी क्या हुआ है, हिमाचल प्रदेश असेंबली ने इंट्रोड्यूस किया है 0R। आप लोग जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसमें जब पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स होती है, लोकसभा राज्यसभा जब हम बात करते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन आर, 0R, है ना, ये सब टाइप के आर्स होते हैं। तो हिमाचल ने इंट्रोड्यूस किया है 0R, राइट। सो हिमाचल हैज द फर्स्ट स्टेट, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में 0R को इन्होंने स्टार्ट किया है। और ये 0R का ओरिजिन कब से था, ये इंडियन पार्लियामेंट ने इन्वेंट किया है इन 1960s। ठीक है, ये कहीं भी संविधान में मेंशन नहीं है, कोई लॉ नहीं है, ये एक टाइप का कन्वेंशन है, प्रथा है ना, पार्लियामेंट में होता है। तो अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है 0R का। ये वो टाइम होता है, किस, एक होता है टाइम बेसिकली आपका बिटवीन द एंड ऑफ क्वेश्चन आवर एंड बिगिनिंग ऑफ रेगुलर बिजनेस। ठीक है, क्वेश्चन आवर जब आपका क्या होता है, खत्म जब होता है। ठीक है, जब क्वेश्चन आवर आपका खत्म हो जाता है और जो नॉर्मल डे टू डे की जो आपकी प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, उसके बीच का जो टाइम होता है उसको 0R बोलते हैं, जहां पे अर्जेंट पब्लिक मैटर के इश्यूज को रेज किया जाता है। ठीक है, तो अलाउड मेंबर्स टू रेज मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। ठीक, फिर लोग पहले पार्लियामेंट का समझ लेते हैं, फिर इनकी टाइमिंग देखेंगे। तो देखो जो लोकसभा में जो क्वेश्चन आवर होता है, ठीक है, वो होता है आपका 11 बजे से 12 बजे के बीच। ठीक, राज्यसभा में 12 बजे से 1 बजे के बीच में क्वेश्चन आवर होता है। ठीक, तो लोकसभा में 12 बजे के बाद होता है आपका 0R, और राज्यसभा में 1 बजे के बाद होता है। ठीक है, इसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, ये क्वेश्चन आवर खत्म होने के बाद होता है, ये ध्यान रखिएगा। हिमाचल असेंबली में क्या होता है, 0R कब होगा, 12:30 से लेके 1 बजे के बीच में। क्यों, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन आवर होता है वो खत्म होता है आपका 12:30 बजे। ठीक है, और क्वेश्चन आवर के बाद होता है 0R। तो ऐसे याद रखिएगा, Q के बाद Z आता है। ठीक, तो ये चीज याद रखिएगा।
देन थोड़ी कुछ अदर फैक्ट्स भी आप याद रखिएगा। जो हिमाचल की असेंबली है उसके स्पीकर का नाम क्या है? कुलदीप सिंह पठानिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप सबको पता है ये जो इंडियन पार्लियामेंट जैसे वर्क करता है, जो स्टेट असेंबलीज हैं उसी चीज को रेप्लिकेट करती हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें होती, थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं। जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हर एग्जाम में उन चीजों पे सवाल आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 0 और हिमाचल ने इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट वी हैव सिद्धार्थ अग्रवाल सेट्स रिकॉर्ड एज द ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम इंग्लिश चैनल सोलो। अकेले तैर गया इंग्लिश चैनल। अभी मैंने आपको दिखाया था ना मैप, यहाँ पे फ्रांस था, यहाँ पे वाटर बॉडी थी और यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम। इस पूरे चैनल को ये विड्थ पे तैर गए हैं। ऑलराइट, इज बिकम द ओल्डेस्ट इंडियन, को ये पर्सन है। ठीक, तो ये इन्होंने, तो ये 42 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 15 घंटे और 6 मिनट में ये तैर गए। बहुत बड़ी बात होती है। ये आप देख सकते हो, ये देखो ये फ्रांस है, ये आपका यूके है, इसके बीच में ये आपका इंग्लिश चैनल है, इसको इन्होंने ये तैर गए था। ठीक है, 42 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है। तो इंग्लिश चैनल के बारे में एक चीज ध्यान रखिए, ये अटलांटिक ओशन का आर्म है जो कि इंग्लैंड को नॉर्थ फ्रांस से सेपरेट करता है। सो इंग्लैंड और फ्रांस को सेपरेट कर रहा है। और देखिए इसकी जो ये क्या कनेक्ट करता है, ये नॉर्थ सी को कनेक्ट करता है। ये अगर आप देख पा रहे हो, ये इंग्लिश चैनल है, यहाँ पे जाके एक पतला सा स्ट्रेट आ रहा है जिसे हम बोलते हैं डोवर स्ट्रेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से कनेक्ट करता है। तो ये स्ट्रेट का नाम याद रखिएगा। देन आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, 560 किलोमीटर लंबा ये है, लंबाई इसकी, और इसकी जो चौड़ाई है 240 किलोमीटर से लेके 34 किलोमीटर की इसकी विड्थ है। ठीक है, 34। तो हमारे भाई साहब जो इंडियन पर्सन है, उन्होंने जो 42 किलोमीटर वाली विड्थ थी, भाई नदी को क्रॉस करना है, समंदर को क्रॉस करना है, तो पतले वाले में हम जाएंगे, तो 42 किलोमीटर उन्होंने कवर किया। देन इट इज द बिजिएस्ट शिपिंग पोर्ट इन द एरिया इन द वर्ल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी भी यूरोप से शिप्स हैं वो इसी के थ्रू निकलती हैं। ये 1994 में ओपन की गई थी। ये कुछ फैक्ट्स हैं इंग्लिश चैनल के बारे में जो कि आपको ध्यान रखना है। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस किस चीज को सेपरेट कर रही है, किस किस चीज को कनेक्ट कर रही है, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल श्री गिरिराज सिंह। देखो ये जो हम लिखते हैं ना, इसको याद किया करो, कौन है यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर, ये सब आपके एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। तो इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव विजन नेक्स्ट। जैसे आज के टाइम में देखो एआई इतना डेवलप हो गया है ना कि हम चीजों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो फैशन आगे कैसे होने वाला है, अभी जैसे मैंने ये पहना है, क्या पता आगे मैं कुछ और पहन के आपको पढ़ा रहा हूं, तो एआई उस चीज को आपका डिसाइफर कर लेता है, उसको आपका प्रेडिक्ट कर लेता है। तो इस एआई का नाम क्या है आपका, विजन नेक्स्ट फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव, जो कि आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने स्टार्ट किया है। ठीक है, और एक बाइलिंगुअल वेब पोर्टल जो है आपका, ये है विजन नेक्स्ट। ऑलराइट, सो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये आपका पोर्टल रहेगा। और एक फैशन ट्रेंड बुक भी लॉन्च की जिसका नाम है परिधि 2425। राइट, सो ये विजन नेक्स्ट क्या है, बेसिकली इंडिया फर्स्ट एवर इनिशिएटिव दैट कंबाइंस एआई एंड ईआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, एंड ईआई इज व्हाट, इमोशनल इंटेलिजेंस, टू जनरेट फैशन ट्रेंड इनसाइट्स एंड फोरकास्ट। देखो मैं अपने, देखो हम जब बहुत खुश होते हैं, हम कहीं पार्टी में जा रहे हैं, खुश हैं, तो हम अलग टाइप का ड्रेसअप करते हैं। ठीक, कहीं पे किसी की डेथ हुई है, एक अलग इमोशंस है वहां पे, हम उसका अलग टाइप का ड्रेस पहनते हैं। और धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये फैशन में बदल गया है। आप देखते हो बॉलीवुड में जब कभी किसी की डेथ होती है तो लोग आ रहे हैं वाइट कुर्ता पजामा, ब्लैक सनग्लासेस लगा के। ठीक, पहले धीरे धीरे ये चीज डेवलप हुई ना, तो एआई इस चीज को आगे भी प्रेडिक्ट कर देगा कि किस टाइप से चीजें, फैशन जो है आगे बदलने वाला है। ऑलराइट, और ये विजन नेक्स्ट ये चीज आपका करेगा। इसको किसने स्टार्ट किया, याद ध्यान रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ऑलराइट, तो इससे फायदा क्या होगा, वीवर्स को सपोर्ट मिलेगा, भाई आगे इस टाइप का फैशन आने वाला है तो आप बनाइए। मैन्युफैक्चरर्स को फायदा होगा, रिटेलर्स और जो होम ग्रोन डिजाइनर्स हैं हमारे, उनको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखनी है। चलिए मूविंग ऑन। देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस आप स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हम जब पढ़ाई करते हैं बहुत सारी चीज़ें हमारे ऊपर प्रेशर रहता है, घर से प्रेशर रहता है, कई बच्चे आप लोग हो जो घर से दूर जाके पढ़ाई कर रहे होगे, तो उसके बाद फाइनेंशियल कंडीशंस आपकी, देखिए मैं नहीं बोलता सबकी बहुत अच्छी होगी, है ना, कुछ की अच्छी नहीं है, कोई बहुत, कई लोग लोन लेके पढ़ रहे होंगे, तो सबकी अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। और साथ में पढ़ाई का प्रेशर भी है, घर वाले बोल रहे हैं घर आ जाओ। ठीक है,
स्पेशली जो लड़कियां उनको बहुत प्रेशर होता है कि शादी का प्रेशर रहता है, सारी चीज़ें। तो देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? अगर आप अपने इमोशंस के बारे में अवेयर हो कि यार मुझे ना कोई तेज आवाज में बोलता तो मैं भड़क जाता हूँ, कोई मुझे ना धीमी आवाज में बात करता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो अगर आप अपने इमोशंस से अवेयर हो कि मेरे इमोशंस कैसे हैं, मैं कब क्या रिएक्ट करता हूँ, ठीक, साथ ही साथ अगर आप सामने वाले के इमोशंस को भी अंदाजा लगा पा रहे हो कि यार ये इंसान ना इस टाइप का है, ये जो टीचर है इस टाइप का है, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा पोक करूंगा तो ये कई बार गुस्से में आ जाएगा, प्यार से बात करूंगा तो इसको अच्छा लगेगा। तो अगर आप सामने वाले के इमोशंस को भी गेज कर पा रहे हो और अपने इमोशंस को उसके हिसाब से रेगुलेट कर लेते हो, दिस इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। ये सारी चीज़ जब आप कहीं सेलेक्ट हो गए ना तो आपको सिखाई भी जाएंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पब्लिक डीलिंग के लिए ईआई बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट है, देखो कई बार चीज़ें मैं कुछ एक्स्ट्रा बता देता हूँ तो समय आपका थोड़ा ज़्यादा खराब ना हो, है ना, तो फटाफट आगे चलते हैं। असम कैबिनेट डिसाइड्स टू इम्प्लीमेंट जस्टिस बिप्लब शर्मा कमेटी रिकमेंडेशन ऑन क्लॉज 6 ऑफ असम अकॉर्ड। देखो यहाँ दो कीवर्ड है, ठीक है, तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, बिप्लब शर्मा कमेटी, क्लॉज 6 एंड असम अकॉर्ड। ऑलराइट, तो ये बेसिकली असम कैबिनेट ने बोला है कि जो बिप्लब शर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन थी रिगार्डिंग क्लॉज 6 उसको इंप्लीमेंट किया जाए। ये तो न्यूज़ थी। अब आप बोलेंगे सर असम अकॉर्ड क्या है, तो थोड़ा यहाँ पे हल्का सा टाइम लाइन समझो और इनके बारे में आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो देखो असम अकॉर्ड बेसिकली क्या है, ये 1985 में एक अकॉर्ड साइन हुआ था बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और असम स्टूडेंट यूनियन के बीच में। ठीक है, और क्या अकॉर्ड था, बेसिकली असम में काफी ज्यादा इलीगल माइग्रेशन इमिग्रेशन हो रहा था, लोग बाहर से बहुत आ रहे थे स्पेशली बांग्लादेश से, तो उसके चलते लोकल एरिया में जॉब और टेंशन, बिजनेस में कंपटीशन, ये सब बहुत ज्यादा हो रहा था, तो बहुत प्रोटेस्ट और लड़ाइयाँ हुई। तो एक एमओयू साइन हुआ है ना 1985 में, जिसे हम असम अकॉर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे तीन डेट आपको ध्यान रखनी है, 1966, 1966 टू 1971 और 1971 के बाद की बात। तो इस अकॉर्ड में बोला गया कि भाई 1966 के पहले जो भी लोग असम में आए हैं उनको सिटीजनशिप दे दो, पूरी दे दो, जो भी लोग 66 के पहले आए हुए हैं असम में। ठीक, फिर बोला गया जो 1966 से 71 के बीच में आए हैं इनको सिटीजनशिप तो देंगे लेकिन इनकी वोटिंग राइट्स नहीं रहेंगी 10 साल के लिए। ठीक है, तो इसको डीफ्रेंचाइज कर दिया गया, डीफ्रेंचाइज। ऑलराइट, अब बोला गया जो 1971 के बाद लोग असम में आए हुए हैं इनको डिटेक्ट करो, इनको वापस भेजो जहां से आए। ठीक, तो ये चीज असम अकॉर्ड में डिसाइड हुआ। असम अकॉर्ड में बोला गया कि हमको ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, लॉज बनाने पड़ेंगे जो कि इस चीज को इंप्लीमेंट कर सके, और इसी के तहत आपने सुना होगा एनआरसी लागू की गई थी असम में, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, जिसपे बहुत बवाल भी मचा। ठीक है, तो वो असम अकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए ही ये चीज लागू की गई थी। ठीक, अब देखो क्लॉज 6 जो है असम अकॉर्ड का, ये फोकस करता है बेसिकली जो असम के ओरिजिनल लोग हैं उनके राइट्स को कंजर्व करने के बाद, उनकी आइडेंटिटी को कंजर्व करने के बाद, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव मतलब लॉ बना के या एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर बना के उनके राइट्स और उनके आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना। और इसी को ध्यान में रखते हुए एनआरसी लागू की गई थी कुछ टाइम पहले बाय अवर होम मिनिस्टर, जिसमें बोला गया था एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप लाया जाएगा और उसके तहत जो भी लोग हैं वो इन तीन डेट के हिसाब से उन पे कार्रवाई की जाएगी। ठीक, जिसपे काफी बवाल भी मचाता है। तो ये था आपका असम अकॉर्ड। तो इसी पे बिप्लब शर्मा कमेटी को बैठाया गया, है ना, तो ये सेटअप की गई थी टू इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या, क्लॉज 6 की जो भी चीजें हैं, तो एनआरसी लाया गया था, है ना, ये सारी चीजें। इसका पर्पस क्या है, तो एक्सप्लोर लीगल एंड पॉलिसी चेंजेस टू प्रोटेक्ट एसएमईज कल्चर और आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या एक चीज हो सकती है, इस कमीशन ने बताया। ये कमीशन 2019 में सेटअप की गई थी। ऑलराइट, तो ये कमीशन ने अभी एक रिपोर्ट जारी की लगभग 91 पेजेस की, और उसमें अराउंड 67 रिकमेंडेशंस दी गई थी। तो जो सीएम है असम के वो बोल रहे हैं कि हम 57 रिकमेंडेशंस को लागू कर देंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, देखो लेकिन ये इतनी आसानी से इंप्लीमेंट नहीं होगी। इसके लिए आपको पता है असम जो है वो 6th शेड्यूल एरिया में आता है।
आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो 6 शेड्यूल जो है वहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनी होती हैं। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स क्या होती है, उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी रहती है, वो अपने लॉज, अपने जो भी वर्किंग कंडीशंस है वो सब वो डिसाइड कर सकती हैं। तो ऐसे इतनी आसानी से इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो जो भी आपके एडीसीज हैं, है ना, जैसे आपका बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, दीमा हसाओ, है ना, कार्बी एंग्लोन ऑटोनोमस काउंसिल, इनसे बात करनी होगी, इनसे भी परामर्श लेके फिर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो 57 रिकमेंडेशन दे विल बी इम्प्लीमेंटेड इंस्टेंटली। कहाँ कहाँ? इन 6 शेड्यूल एरियाज को छोड़ के। 6 शेड्यूल एरियाज और जो बराक वैली एरिया है, बराक नदी एक आपकी असम से बहती है, याद रखिएगा, है ना, बराक रिवर। ये जो 57 इम्प्लीमेंटेशन है पूरा असम में इंस्टेंटली इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट जो 6 शेड्यूल एरियाज हैं। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए 6 शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट्स आपके आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इसको मैं बोलूंगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए। एक तो आपका असम है, बाकी क्या है मैं शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ, एक हिंट आपको, AMTM। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट है आपका न्यूज, राजस्थान अप्रूव 33% कोटा फॉर वुमेन इन पुलिस फोर्स। तो भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट है राजस्थान में, उन्होंने 33% रिजर्वेशन कर दिया गया है वुमेन के लिए इन द पुलिस फोर्सेस। ठीक है, और किस चीज को अमेंड किया है? स्टेट पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस रूल 1989 को। राइट, तो ये याद रखिए कौन से स्टेट है। इसमें और भी चीजें बोली गई हैं। 33% कोटा राजस्थान पुलिस में रहेगा। देन 2% कोटा आउटस्टैंडिंग जो स्पोर्ट्स पर्सन है राजस्थान से, उनको भी यहाँ पे फायदा मिलेगा। ठीक है, 5% अलाउंसेस फॉर पेंशनर्स यहाँ पे की गई हैं। तो बहुत सारी चीजें इन्होंने इसमें बोली थी। ठीक है, प्लस 3000 मेगावाट का एक सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट भी जैसलमेर में आ रहा है। तो आपको ये 2 कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव इंटरनेशनल ISO टैग फॉर सोनभद्र पुलिस लाइन। तो हमारी जो उत्तर प्रदेश की सोनभद्र जिले की जो पुलिस लाइन है उसको ISO सर्टिफिकेशन, ISO 9000 2015 सर्टिफिकेशन मिल गया है। और फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ISO ये आपका सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। इससे पहले जो गौतम बुद्ध नगर जो कमिश्नरेट है, उसको भी ये अवार्ड, ये सर्टिफिकेशन मिल चुका है। ठीक, तो बेसिकली अच्छा मैनेजमेंट, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी सर्विसेज और फैसिलिटीज देने के लिए इनको ये अवार्ड, ये सर्टिफिकेशन दिया गया है। अब यूपी पुलिस है ना, कुछ भी कर सकती है, ये सर्टिफिकेट भी ला सकती है। चलिए, गवर्नमेंट लॉन्चेस विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक। देखिए, आप लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुने होंगे। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड है ना, डिसेंट्रलाइज इसमें लेजर्स होते हैं। क्लियर? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, मेटी जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इन्होंने एक सीरीज ऑफ ब्लॉकचेन सॉल्यूशन, ब्लॉकचेन बेस्ड सॉल्यूशन को लॉन्च किया है, जिसका पर्पस क्या है? डिजिटल सर्विस डिलीवरी। डिजिटल सर्विस डिलीवरी में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, सिक्योरिटी मेंटेन रहे, एफिशिएंसी मेंटेन रहे। फॉर एग्जांपल, राशन, लेट्स से किसी को, जैसे मान लो किसी वुमेन स्कीम के तहत औरतों के अकाउंट में पैसे जाने हैं, तो ब्लॉकचेन बेस्ड रहेगा, तो किसके अकाउंट में कहाँ पैसे गए, कोई भी उसमें सिक्योरिटी थ्रेट नहीं रहेगा। ये सारी चीजें ब्लॉकचेन बहुत आसानी से कर सकता है। राइट, तो ये जो विश्व से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक है, इट इज डिजाइन टू ऑफर ब्लॉकचेन एज अ सर्विस, BaaS। आप लोगों ने एक ये वर्ड सुना होगा कई बार, SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जैसे एक स्लैक करके सॉफ्टवेयर आता है, कम्युनिकेशन एक दूसरे से ऑर्गेनाइज, जो भी लोग काम करते हैं कंपनी में उनको पता होगा। माइक्रोसॉफ्ट टीम एक सर्विस हो गया, सॉफ्टवेयर एक सर्विस की तरह, वैसे ही ब्लॉकचेन को एक सर्विस की तरह प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बेसिकली ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सेटअप्स होंगे। राइट, एक जगह एक सेंटर नहीं होगा, बहुत जगह ये सेंटर्स फैले होंगे, जिससे क्या हो सकता है, आप एक जगह अटैक नहीं कर सकते, आपको कई जगह करना पड़ेगा, तब जाके आप बंद कर सकते हो, तो काफी सिक्योर रहेगा। ऑलराइट, तो ये जो होस्ट होगा इसका, ये आपका NIC डेटा सेंटर बैंक भुवनेश्वर, पुणे और हैदराबाद में रहेगा। इसका जो पूरा सेंटर है डिसेंट्रलाइज, अलग अलग जगह। क्लियर? तो इस वजह से सिक्योरिटी वगैरह ये सारी चीजें रहेंगी। अब देखो, इसमें विश्व से BaaS के फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, रैपिड एंड टू एंड परमिशन ब्लॉकचेन, ठीक है, रेडी टू यूज सिक्योरिटी ऑडिशन, मतलब
बहुत सारी चीजें इसमें जो आपको फैसिलिटी मिलेगी, और इन सब का पर्पस क्या है? बेस्ट डिजिटल सर्विस डिलीवरी। बेस्ट मतलब सिक्योर, टाइमली, ये सब इसका पर्पस है। देन ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा अक्रॉस द 3 डेटा सेंटर, जो कि हैदराबाद, पुणे और भुवनेश्वर में रहेंगे, तो सिक्योर्ड भी रहेगा। देन फ्रेमवर्क ऑगमेंटेड विद डॉक्यूमेंटेशन फॉर इजी ऑनबोर्डिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स, मतलब इजी डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज रहेंगी। तो इसको आपको पूरा याद नहीं करना है, बस इस ध्यान रखो, इजी डिजिटल सर्विस डिलीवरी के लिए आपका बना है। और क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करेगा? देखो, ई स्टैम्प सोल्यूशन, अभी आपको वहां जाना पड़ता है ना, नोटरी, तो वहां पे आपको स्टैम्प मिलता है, तो ई स्टैम्प सोल्यूशन। जुडिशरी एप्लीकेशन, आईपीएस ऑफिसर सर्विस लेवल ट्रेनिंग, रिकॉर्ड मैनेजमेंट, मतलब डेटा कंटेंट, ये सारी चीजें बहुत इजीली मैनेज हो जाएंगी और सेफ रहेंगी। तो ये कुछ आपकी सर्विस इसमें फायदेमंद रहेगी, राइट। तो इसमें आपको ध्यान रखिए कि इसमें आपको याद क्या रखना है, इसका नाम है ना, आपका विश्वसनीय ब्लॉकचेन, क्लियर, और इसके जो डेटा सेंटर है कहाँ कहाँ सिचुएटेड होंगे। चलिए, और किस मिनिस्ट्री का है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का ये इनिशिएटिव है। अब हम बात करते हैं रिवीजन क्वेश्चंस की। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, ओणम फेस्टिवल के बारे में 3 स्टेटमेंट। आपका पहला स्टेटमेंट है, ये मलयालम कैलेंडर की जो बिगनिंग होता है उससे ओणम स्टार्ट होता है। देन आपका सेकंड है 10 दिन के लिए लास्ट करता है। देन वल्लम कल्ली फेमस स्नेक बोट रेस, ये सेलिब्रेट की जाती है ऑन गैंजेस रिवर ड्यूरिंग ओणम। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? थर्ड तो एब्सोल्युटली रॉन्ग लग रहा है ना, तो 2 ओनली इज करेक्ट। गंगा रिवर कहाँ से आ गई? गंगा रिवर नहीं होती है, साउथ में केरला में मनाया जाता है, तो थर्ड गलत, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, बचा 2 ओनली एंड 1 एंड 2। 1 पढ़ो, ओणम मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द मलयालम, ओणम नहीं होता है, ओणम 10वें दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वी हैव, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रॉम ऑयल टू लिथियम नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी? याद है मैंने आपको बताया था, ब्लैक टू वाइट, नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल, तो करेक्ट आंसर इज सी, कुलदीप गुप्ता, है ना, इन्होंने ये किताब लिखी है। नेक्स्ट वी हैव, सावरा ट्राइब के बारे में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट हैं। पहला है, दे हैव डाइंग टैटूइंग कॉल्ड टन टन बो, ओके। सावरा ट्राइब हैव रिसेंटली बीन ग्रांटेड हैबिटेट राइट्स ओवर एंसेस्ट्रल लैंड्स इन उड़ीसा। थर्ड है, सावरा ट्राइब इज प्राइमली लोकेटेड इन स्टेट ऑफ आंध्र एंड झारखंड। तो आपको पता है करेक्ट आंसर है ए, 1 एंड 2। प्राइमरी लोकेटेड इन स्टेट ऑफ आंध्र, नो, ओडिशा, है ना, ये सेकेंड स्टेटमेंट से आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, देन वी हैव, विच न्यू प्रोसीजर वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली? तो वी नो दैट द करेक्ट आंसर इज 0R, बी इज द करेक्ट आंसर। देन वी हैव, हु बिकेम द ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल? वेरी सिंपल क्वेश्चन, जैसे अभी हमने देखा, करेक्ट आंसर इज डी, सिद्धार्थ अग्रवाल जी ने ये दे रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे, विच पुलिस लाइन इन पूर्वांचल हैज रिसीव्ड ISO 9001 सर्टिफिकेशन? तो कौन सी है, आपको इसमें से बताना है, ठीक है। तो ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नेक्स्ट सेशन में इसको मैं कवर करूंगा इसका आंसर, ऑलराइट। सो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, आपको चीज़ें क्रिस्प और कंसाइज वे में याद हो गई होंगी। शॉर्ट नोट ज़रूर बना लेना, ट्राई करो 1 से 1.5 पन्ने के अंदर आज के पूरे सेशन का आप शॉर्ट नोट बनाओ, ठीक है। इस वजह से आप 15 पन्ने में, पूरे 15 से 20 पन्ने में महीने भर का कर सकते हो, ठीक है। फिर उसको हम सेकंड रिवीजन में रिफाइन करेंगे, कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कौन सी कम है। मार्किंग जरूर करना, 3 स्टार, 2 स्टार एंड 1 स्टार, ऑलराइट। चलिए, अगले सेशन में आपसे मिलता हूँ, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।